इंडियन नेवी कैप्टन दीपिका गुप्ता और उसकी मां अपनी स्कूटी से किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। उधर उसकी बड़ी बहन मोहिनी गुप्ता जिले की डीएम थी। उसकी मां का चेहरा पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी मां राधिका देवी ने बड़े दुखों के साथ अपने दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया है। और उसकी बड़ी बेटी मोहिनी अपने काम में बड़ा व्यस्त रहती थी, जिस कारण वह अपने परिवार के साथ कम वक्त बिताती थी। उसने वादा किया था कि वह आज शाम को उनके रिश्तेदारों की शादी में पहुंच जाएगी, क्योंकि आज उसको कम काम था। जैसे ही देविका की स्कूटी शहर के बाहरी इलाके में मुड़ी, सामने एक पुलिस वाले ने बैरिकेड लगाए हुआ था और गाड़ी के बोनट पर बैठाकर अपनी मूंछों को ताव दे रहा इंस्पेक्टर विकास त्यागी था। उसके दो चमचे राजेश और ब्रजेश हाथों में लाठी जमीन पर पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जानबूझकर पैसे वसूल कर रहे थे। इस वक्त दूर से दीपिका गुप्ता अपने स्कूटी से अपनी मां राधिका देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उसे दीपिका ने बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, तभी बोनट पर बैठाकर हाथ उठाते हुए विकास त्यागी बोनट से उतरा और बोला, ए लड़की, तुझे पता नहीं है क्या इधर चेकिंग चल रही है? चल स्कूटी साइड में लगा। कहाँ भाग रही है? बड़ी जल्दी हो रही है क्या? तुझे? दीपिका ने शांति से स्कूटी रोकी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एकदम शांत स्वर में उसने कहा, जी साहब, रिश्तेदार की शादी है, वही जा रहे हैं। अगर आपको कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विकास ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और ये तेरे पीछे बुढ़िया कौन है? कहाँ से आ रही हो? एक हवलदार राजेश हंसते हुए बोलता है, साहब, मुझे लगता है ये लोग नाटक कर रहे हैं। चेहरा देखो तो इन लोग का कैसे शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। तभी दूसरा हवलदार ब्रजेश बोल, उसने तो और भी भद्दे तरीके से कहा, सर, इस लड़की और बुढ़िया का चेहरा ही देख लो, बस किसी चोरी डाकुओं की मास्टरनी लग रही है। ऐसे भद्दे शब्द सुनकर दीपिका के शरीर में जैसे ज्वाला उबाल रही हो। बुढ़िया, यह शब्द उसके दिल में चुभन होने लगा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए। ये मां है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। हमारे पास सारे कागज हैं और किसी भी पुलिस वाले के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दीपिका ने इतना कहते विकास त्यागी का गुस्सा सर चढ़ गया। वह गुस्से से लाल पीला हो गया। चुप कर लड़की, तुझ जैसी लड़की अब हमें बात करना सिखाएगा? तू हमें कानून मत सिखा। हमें सब पता है कौन शरीफ है, कौन नहीं। निकाल कागज। दीपिका ने गाड़ी से उतरा और डिग्गी में से लाइसेंस और गाड़ी के कागज निकाला और विकास त्यागी को दे दिया। विकास त्यागी ने कागज को बिना देखे ही हवा में उछाल दिया और गुस्से में कड़क आवाज के साथ बोला, अबे मूर्ख लड़की, हमें बेवकूफ बनाती है। सारे कागज नकली हैं। नकली कागज दिखाकर सोच रही है ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी करती है। दीपिका को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, इससे अच्छा हमारा चालान ही काट लीजिए, पर इस तरह से बदसलूकी मत कीजिए। अपने उस वक्त से हमारा दिमाग खराब करके रखा है। आप हमारा चालान ही काट लीजिए, हम चालान भर देंगे। इतना कहते ही इंस्पेक्टर विकास त्यागी आगे बढ़ा और बिना किसी संकोच के उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा सड़क सन रह गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीपिका का सर झटक गया। दीपिका की आंखों में आंसू तैर रहे थे। एक नेवी ऑफिसर जिसने समंदर में दुश्मनों से सुरक्षा की, आज खुद के ही शहर में वर्दी पहने हुए गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। यूस की मां का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाते हुए आगे बढ़कर कहा, मेरी बच्ची को क्यों मारा तूने? अरे भगवान से तो डरा कर। विकास में उन्हें धक्का देकर चिल्लाते हुए कहा, चुप रह बुढ़िया, वरना तुझे भी इसी तरह का थप्पड़ मिलेगा। इंस्पेक्टर राजेश और ब्रजेश बेशर्मी भारी हंसी हंसते हुए, हाँ हाँ देखो, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, सारी एटीट्यूड निकल गया। अब दीपिका का खून खौल उठा। उसने अपना हाथ उठाया थप्पड़ का जवाब देने के लिए, फिर वह रुक गई। वह जानती थी कि अगर उसने इन पुलिस वालों के भेष छुपे गुंडों पर हाथ उठाया तो हालात और बिगाड़ सकते हैं। उसकी आंखों में ज्वाला उबाल रही थी, लेकिन होंठ एकदम शांत। इंस्पेक्टर विकास त्यागी खड़क आवाज के साथ चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर करो और ले चलो थाने। अब उनको वहीं पर समझाना पड़ेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है। बेशर्मी की हद पार करते हुए गुंडों की तरह तीनों पुलिस वालों ने धक्का देकर पुलिस की जिप में बैठा लिया। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन पुलिस वालों को जवाब दे
कि वह गलत कर रहे हैं। इस भीड़ में एक युवा लड़का चुपचाप सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह वीडियो आने वाले समय में पुलिसकर्मी के गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने में कितना कारगर साबित होगा। जीप में दीपिका अपने मां के सीने से लगे बैठी थी। राधिका देवी अपनी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान को देखकर सिसक रही थी। दीपिका की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। चेहरा बिल्कुल शांत था, पर दिल में एक तूफान उमाड़ मार रहा था। वह जानती थी कि वह इस बेइज्जती को चुपचाप नहीं सहेंगी। थाने पहुंचते ही विकास त्यागी अपने मूंछों पर ताव देता हुआ गरज रहा था। अबे हवालात में डाल, इन दोनों को कल तक सारी अकड़ निकल जाएगी, फिर देखेंगे उनकी औकात क्या है। हवलदार राजेश और ब्रिजेश दोनों धक्के मार के मां और बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। उनके सिसकियों की ओ के गूंज गूंजने लगे, लेकिन पुलिस वालों को पता भी नहीं था कि उसके कानों में हल्की सी पर भनक गई तो बाहर खड़ी एक ऐसा तूफान जो उनके साम्राज्य को एक बार में खत्म कर देगी और पूरी जिंदगी पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी मां राधिका देवी रोते हुए कहा, बिटिया, यह हमें कहां बंद कर दी है? अब क्या होगा हमारे साथ? दीपिका ने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। उसकी खुद की आंखों में भी आंसू को तैयार रहे थे, लेकिन आवाज बर्फ जैसी कठोर। उसने कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर की बात है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। थोड़ी देर बाद वहां चाय देने वाला एक लड़का आया जो डीएम ऑफिस में भी चाय दिया करता है। उसने हवालात की तरफ देखा। हवालात में देखते ही बस वहां जम गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो डीएम मैडम की छोटी बहन है। लेकिन विकास त्यागी के खौफ से कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां चाय देकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां शराब के नशे में एक इंस्पेक्टर बोतल को लहराते हुए आया। उसने कहा, अबे कौन हो तुम लोग? बड़े वीआईपी बनी घूमती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? बता तेरा असली नाम क्या है? दीपिका ने उसकी तरफ नफरत से देखा। बहुत शराबी इंस्पेक्टर भी उल्टी सीधी बातें करता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। बदबू भरे कोठरी में मच्छरों की भिन्न भिन्नाहट से दम घुट रहा था। दीपिका की मां को सांस की प्रॉब्लम थी। उनके कई सालों से इलाज चल रहा था। दीपिका की मां को घुटन हो रही थी। वह खसने लगी। दीपिका डर गई। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांग रही थी। प्लीज कोई तो डॉक्टर को बुला दो। उसने बार बार आवाज दी, लेकिन थाने के शोर में उसकी आवाज दब गई। बाहर से कांस्टेबल की आवाज आई, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पड़ी रह। जब तक साहब नहीं आ जाते तब तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। सारी रात दीपिका अपनी मां का सर अपनी गोद में लिए हुए बैठी थी। वह अपने मां का पीठ सहलाते हुए कहा, मां, ये पूरा सिस्टम इतना सड़ चुका है कि इन्हें सही और गलत में फर्क ही नहीं करने आता। सुबह होते होते देविका की आंखें रोते हुए सूंज गई थीं। अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी को यह खबर नहीं थी कि एक नेवी कैप्टन और डीएम ऑफिसर की मां को एक अंधेरी कोठरी में रात से बंद है। एक तरफ प्रशासन में हड़कंप मच गया था। डीएम मोहिनी गुप्ता रात से ही अपनी छोटी बहन और मां को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन नॉट रीचेबल बता रहे थे। उन्होंने अपने एक ड्राइवर को अपने घर भेजो, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि वह कल सुबह से ही निकली है और घर नहीं पहुंची है। मोहिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। तभी डीएम ऑफिस का एक कर्मचारी डीएम ऑफिस के केबिन में आया और घबराते हुए बोला, मैडम ये देखिए। उसने सोशल मीडिया पर अपलोड उसे वीडियो को दिखाया जिसमें उसकी मां और बहन किस तरह से जिप में बैठकर ले जाया जा रहा था। लिखा था कि पुलिस की गुंडागर्दी किस तरह मां बेटी के साथ बदसलूकी की और जीप पर डालकर ले गए। वीडियो डालते ही वह बहुत वायरल होने लगा। जनता का आक्रोश भरा कमेंट आ रहा था। यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए घूमता हुआ डीएम मोहिनी गुप्ता के सेक्रेटरी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसे वीडियो को देखा, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने डीएम मैडम का दरवाजा खटखटाया। मोहिनी उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। मोहिनी ने इशारे में उसे कुछ देर रुकने को कहा, लेकिन सेक्रेटरी के आंखों दानन में घबराहट देखकर उसने मीटिंग को रोक दिया। उसने डीएम को पास वाले कमरे में ले गई और पूछा, क्या बात है निखिल, इतना घबराई हुई क्यों हो? उसने मोहिनी को वह वीडियो दिखाई। वीडियो देखते ही जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मोहिनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह मन में सोच रही थी, मेरी मां और बहन किस हालत में होगी। इस समय जब एक इंस्पेक्टर विकास त्यागी को अपनी बहन को थप्पड़ मारते हुए देखा, उसका गुस्सा उफान मरकर ज्वाला की तरफ फूटा। उसकी मां, जो उसे किसी भी तरीके की दुख में नहीं देख सकती थी, वह सड़क पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी और उसकी प्यारी बहन है दीपिका,
जो नौसेना में कैप्टन थी, आज सड़क पर बेब्स खड़ी है। मोहिनी की आंखों में आंसुओं का बाढ़ तैर रहा था, लेकिन वह एक डीएम थी। उसने खुद को संभाल, उसे इस समय भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि पहले अपनी माँ और बहन के पास जाने को उसके अंदर का अफसर जाग चुका था। उसने अपने दांत मींच लिए। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसर से कहा, यह मीटिंग यहीं समाप्त होती है, आप सब जा सकते हैं। सभी अफसरों के जाने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी निखिल को बुलाया। उसने निखिल से कहा, यह अफसर किस थाने का है, पता लगाओ, और मेरी माँ और बहन इस वक्त किस थाने में हैं। मुझे हर एक मिनट की खबर चाहिए। उसकी आवाज जैसी ठंडी और कड़क था। उसे सुनकर सेक्रेटरी की रूह कांप गई। वह समझ चुका था कि इस शहर में एक जलजला आने वाला है, जो कई पुलिस वालों वर्दी को उतार दिया और कुर्सियों को उखाड़ फेंकेगा। मोहिनी का शरीर कांप रहा था। वह सोच रही थी कि जिस माँ ने उसे पाल पोस कर में इस काबिल, जिस बहन ने समंदर पर रहकर देश की सुरक्षा की, उन लोगों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। शहर के डीएम होने का मतलब मैं इन पुलिस के भेस में छुपे गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा। ऐसा इंसाफ होगा कि उनके आने वाली नस्लें भी याद करके कांपेगी। हवालात के अंदर दीपिका और उसकी मां राधिका की रात किसी भयानक सपने जैसी गुजारी थी। सुबह की पहली किरण हावलात में ले गए। छोटे से जाल में से उनके मुंह पर आकर लगी। यह किरण किसी आशा लेकर नहीं, बल्कि और ज्यादा बेबसी लेकर आए थे। राधिका देवी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। उनको सांस लेना मुश्किल हो रही थी। वह अपना सर अपने घुटनों पर रखे हुए थी। वह लगभग बेहोश हो गई थी। उनकी आंखें सूजकर जैसे लाल हो गई थीं। रात भर गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तभी बगल से एक कांस्टेबल गुजर दीपिका ने कहा, भाई साहब, थोड़ा हिम्मत जुटाकर डॉक्टर को बुला दीजिए। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। कांस्टेबल क्रूरता नजरों से देखा, और कहाँ हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलवाते। अगर यह बुढ़िया मर गई तो जेल में से कैदी थी कि गिनती काम हो जाएगी। यह शब्द दीपिका के सीने में ऐसे छुपा जैसे किसी ने खंजर गरम करके दाग दिया हो। ऐसा लग रहा हो कि चोट सीधे उसके आत्मा पर लगी है। फिर भी वह चुप रही। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, पर एक जवान का जज्बा जाग उठा था। वह समुद्र के लहरों की तरह तूफान मारना चाह रही थी। इसी बीच पुलिस थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा। यह वीडियो शहर में नहीं, बल्कि पूरा राज्य में फैल चुका था। तमाम सोशल मीडिया पर सभी लोग लिख रहे थे और स्टेटस लगा रहे थे कि यही है सिस्टम का असली सच। अगर डीएम के परिवार के साथ ऐसा होता है, तो आम जनता के साथ कैसे सुलूक होता होगा। कहीं से न्यूज चैनल और खबर छापने वालों को इस बात का पता चल गया। वह अपना कैमरा लेकर थाने के बाहर जमा होने लगे हुए थे। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन न्यूज रिपोर्टर बाहर से ही सारे हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे थे। थाने का इंस्पेक्टर विकास त्यागी इस सबसे अनजान अपने कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे ऐसे लग रहा था वह किसी आम लड़कियों को सबक सीखकर 30 मार खान बन गया है। तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर डीआईजी का नाम चमक रहा था। उसने अकड़कर फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ डीआईजी की सामने और गुस्से से भरी आवाज से कहा, विकास, क्या तुम्हारे थाने में कल रात कोई खास गिरफ्तार हुआ था? विकास सीना चौड़ा करके, हाँ सर, 2 औरतों को पकड़ा है। स्कूटी पर थी, एटीट्यूड दिखा रही थी। मुझे शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। विकास की आवाज में अब ठंडक नहीं, शेर जैसे दहाड़ दिख रही थी। तभी डीआईजी बोला, अरे पागल, ये क्या कर दिया तूने? वह 2 औरतें और कोई नहीं, इस जिले की डीएम की मां और नौसेना की कप्तान दीपिका गुप्ता उसकी बहन है। तेरी वीडियो पूरे देश में घूम रही है। ये वीडियो इस राज्य के मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई है। तूने डीएम के परिवार को हवालात में डाला है और उनके साथ बदतमीजी की और थप्पड़ मारा है। बेवकूफ विकास त्यागी के हाथ से लगभग फोन छूट ही गया था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं, जैसे उसके सर पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसमें लड़खड़ाती आवाज से कहा, सर, हमें नहीं पता था और उन्होंने बताया भी नहीं है। डीआईजी चीखते हुए कहते हैं, अब ये बहाने मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को बताना। पहले तुम उन्हें जेल से निकालो। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें जमीन में जिंदा गड़ दूंगा। फोन काटा। विकास त्यागी का सर चकरा रहा था। ऐसा लग रहा हो कि उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और दौड़ते हुए हवालात के पास गया। उसने अपने हवलदार से हवालात की चाबी मांगी। जल्दी चाबी लाओ। उसने हवालात का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने अंदर का मंजर देखते ही उसके शरीर से जैसे आत्मा निकल गई हो।
दीपिका जमीन पर बैठी हुई थी और उसके गोद में उसकी मां बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर विकास दौड़ता हुआ अंदर गया। उसने घुटनों पर बैठकर दीपिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? दीपिका गुस्से से भरी आंखें थीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मां की नब्ज टटोलने लगी। वह बहुत धीरे चल रही थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि इंस्पेक्टर डर गया। देविका ने कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज में मैं कोई जवान अपने सैनिकों हुक्म दे रहा हो वैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए अपने जेब से फोन निकाल उसने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंचनी चाहिए। राधिका देवी को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। दीपिका भी उनके साथ जा रही थी। वह लोग बाहर निकले। मीडिया वालों उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। मैडम, क्या यह सच है कि आपको इन पुलिस वालों ने थप्पड़ मारा और रात भर हवालात में बंद करके रखा था? आप अपनी पहचान क्यों नहीं बता रही थी? क्या आप देखना चाह रही थी कि पुलिस वालों में इंसानियत बाकी है या नहीं, और यह सिस्टम कितना खोखला हो गया है? दीपिका ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ अपनी मां की तरफ थी। उनकी मां की हालत गंभीर थी। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए। बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते राधिका देवी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। उसने बताया कि इन्हें रात भर बदबूदार शिविर में रखा गया था। उनकी उम्र देखकर उनके हालात चिंताजनक लगा। उन्हें अस्थमा अटैक आया है। जो दीपिका अभी तक शांत थी, अंदर से टूट गई। वह बाहर कॉरिडोर में जाकर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी और सिसक रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन और जिले के डीएम मोहिनी गुप्ता वहां आती है। आते ही दीपिका अपने बहन को गले लगा लेती है और रोने लगती है। वह करती है, दीदी, उन्होंने हमारा फोन और मां बेहोश हो गई है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मोहिनी ने अपने बहन के आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, कुछ नहीं होगा हमारी मां को, और जिन्होंने भी हमारी मां की यह हालत की है उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दिया। उनकी सजा अब शुरू होगी। कुछ ही देर में कमिश्नर, डीआईजी, एसीपी जिले के तमाम अफसर अस्पताल पहुंचे। एसीपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हमारे ब्रांच से जो भी गलतियां हुई हैं उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं और हम इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा भी हैं। आपकी वास्तविक पहचान ना जान पाना हम अफसर के लिए बहुत बड़ी गलती है। हमने अब उन दोनों हवलदारों और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर भी दर्ज कर दिया है। मोहिनी गुस्से से उनकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लहकता हुआ लावा था। यह सब अनजाने में नहीं हुआ। यह मेरा परिवार है, इसलिए नहीं। अगर हमारे परिवार के साथ ऐसा होता है तो वह आम जनता का साथ कैसा सुलूक करते होंगे? कुर्सी को देखकर इज्जत देते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। मेरी बहन ने अपनी असली पहचान इसलिए नहीं बताई कि वह देखना चाहती है कि सिस्टम एक आम इंसान के साथ किस तरह का सलूक करती है। और आज उसने तो एक देख भी लिया। उसको थप्पड़ मारा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, और इतने से भी उनका मन ना भरा तो इनको हवालात में डाल दिया। और इसी कारण मेरी मां की हालत इतनी बिगड़ गई है। मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगी। इनको तो सजा मिलकर ही रहेगी। एसीपी सर झुकाए हुए कहता है, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। मोहिनी की आवाज बर्फ जैसी सख्त हो गई थी। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएगी। सुधार की बातें करते हैं आप सुधार तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि पुलिस वाले वर्दी पहनने से ताकतवर नहीं बन जाते हैं। उनके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। वह कितना भी बड़े पद पर चल जाए, सच्चाई और अच्छाई से कभी जीत नहीं सकते। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है और दोनों बहन से कहता है, आपकी मां, आप खतरा से बाहर हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आईसीयू में ही रखना होगा। यह सुनकर दोनों बहनों के जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली। मोहिनी ने उस शाम को एक सोशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मोहिनी खुद मीडिया के सामने आई और कहा, यह सच बात है कि मेरी मां और बहन को पूरी रात हवालात के अंदर रखा गया था। यह मेरे परिवार के साथ होने वाला अन्याय नहीं, हर उसे शख्स के साथ होने वाला अन्याय है जो हर रोज इन पुलिस वालों की जिल्लत झेलता है, उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। आज मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इस खोखले सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं। पूरे जिले में सभी पुलिस वालों को इंसानियत और संवेदना से कार्य करना सिखाया जाएगा। हर थाने में जांच बैठेगी। अगर जांच में कुछ ऐसा पाया गया तो उसे सस्पेंड नहीं, सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा।
पूरा प्रदेश शांत था। उसने अपने परिवार के साथ हुए अपमान को सिस्टम के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ नेताओं को अपनी पोल खोलने का डर था और कुछ लोग इसे सिर्फ नाटक की तरह ले रहे थे। उसी शाम मोहिनी को एक धमकी भरा फोन आया। उसने फोन उठाया। सामने से किसी ने बोला, इन सब की जीन छोड़ दे वरना मारी जाएगी। वह कुछ पूछ पाती, इससे पहले ही फोन कट गया। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला, यह फोन कहाँ से आया है, इसका पता लगाओ। रात को जब मोहिनी अपनी छोटी बहन दीपिका के साथ कर में बैठकर घर जा रही थी, उसके कर का कुछ अनजान शख्स पीछा कर रहे थे। वह घबराई नहीं। उसने धीरे से अपने कुछ भरोसेमंद अफसर को फोन किया और गाड़ी उनके सामने रोक दी और सड़क पर गुंडों ने उसको धमकाने की कोशिश की। तभी पीछे से पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें किसने ये सब करने के लिए कहा है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद उसने अपना मुंह खोल। उसने कहा कि मुझे एक बड़े नेता ने ये सब करने को कहा है। उसका नाम था राणा प्रताप। वह एक जाना माना गुंडा था। अपने गुंडागर्दी को छिपाने के लिए उसने नेता का भेष ले लिया और उसी के आड़ में उसने बहुत सारे घटिया काम किया। उसकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए उसने अपने कुछ चमचों को उसे धमकाने और यह सब केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना छोड़ दे। उसने उन सबको जेल भिजवा दिया और राणा प्रताप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी। उसने अपने कुछ साथियों को उसकी हरकतों पर नजर रखने को कह दिया। उसकी पुरानी गुंडागर्दी के फाइलें उठाई। उसमें से उसे कुछ ऐसा हाथ लगा, इसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। उसके ऊपर 3 मर्डर के कैसे थे। उसने सोचा कि सिस्टम इतना गिरा हुआ भी कैसे हो सकता है कि एक हत्यारे को जनता के भलाई के लिए उसे नेता बना दिया। तभी उसके मोबाइल में फोन आता है। उसमें उसी के एक आदमी का फोन था। उसने कहा, मैडम आज शाम को राणा प्रताप एक बार में जा रहा है पार्टी में और वह हर रोज बहुत शराब पीता है जिससे वह नशे में डूब जाता है, सब कुछ उगल देता है। मोहिनी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस जगह की सारी इंफॉर्मेशन मंगाई कि कहाँ वह जा रहा है। शाम को वह एक वेटर के कपड़े पहनकर मास्क लगाए हुए उसके टेबल के पास पहुंचे और एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर उसके टेबल के नीचे लगा दिया। उसने बहुत शराब पी ली थी। शराब के नशे में वह बोल रहा था, अरे उस लड़की ने जीना दुश्वार कर दिया है। अरे वह धमकाने के लिए लड़के भी भेजे थे, लेकिन उसने उसे जेल में बंद कर दिया। सोच रहा हूं कुछ दिन में उसे मरवा दूं। ये सब ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गया था। उसके पास अब सभी सबूत पुख्ता थे। उसने एक और मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाई, न्यूज रिपोर्टर को बुलाया। उसने बोला कि मुझे पता नहीं था कि सिस्टम इस हद तक जा सकता है। जब हमारे देश के नेता ऐसे हैं तो कोई आम आदमी सुरक्षित कैसे रह सकता है। और उसने उसकी फाइलें खोली। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि राणा प्रताप ने 3 मर्डर किए हैं। उसने उसके बाद उसके काले धंधे का पर्दाफाश किया। फिर उसने जो ऑडियो रिकॉर्ड की थी उसकी स्पीकर में सुनाया। ये सब लाइव हो रहा था। ये सब घर पर बैठे लोग फोन पर लाइव स्ट्रीम दिख रहा था। सभी की आंखों में गुस्सा भरा था। उसे पर भारी मात्रा पर कमेंट आ रहे थे कि इस देश को खोखला करने वाले नेताओं को तुरंत हटाना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची। ये सब खबर से अनजान राणा प्रताप अपने बिस्तर पर सोया था। उसके फोन की घंटी बजती है। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो कौन? मुख्यमंत्री जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें यह सब करने के लिए हमने टिकट दिया था। तुमने हमारी पार्टी की नाक कटाकर रख दी। तुम अभी अपने पद से इस्तीफा दो। रेजिग्नेशन लेटर भेजता हूं। राणा प्रताप को अभी तक कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी उसका आदमी आया। बोला, भैया जी न्यूज लगाइए। उसने न्यूज खोला तो उसमें मोहिनी उसके काले कारनामों का पोल खोल रही थी। उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हो गई। एक आदमी ने राणा प्रताप को बुलाया। भैया जी बाहर पुलिस वाले आए हैं। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर पुलिस वाले से बात करने लगे। क्या बात है दरोगा, आज हमारे घर कैसे आना होगा? तभी इंस्पेक्टर कुमार ने बोल, तमीज से बात कीजिए। हम आपका नौकर नहीं हैं और हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आपने एक अफसर को मारने की कोशिश की है। यह बात अदालत तक पहुंची। अदालत में दोनों पक्षों की बात सुनकर और सारा सबूत देखकर अदालत ने कहा, सारे सबूत और गवाहों को मध्य नजर रखते हुए हम राणा प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और हुक्म देते हैं कि जल्द से जल्द सारे पुलिस थानों में जांच बैठाई जाए। कुछ भी अजीब दिखते ही उसे थाने को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कोर्ट इज एडजर्न। अब थाने में डर का माहौल नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान से लोग अपना हक मांगते हैं। जो राधिका देवी हवालात में बेहोश थी, अब ठीक होकर घर वापस आ गई थी और सभी को अपनी बेटियों की बहादुरी के किस्से सुनाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करके कमेंट में बताएं हमारे सिस्टम किस प्रकार बदल सकती है और उसे बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाएगा सभी पत्र काल्पनिक, किसी भी वास्तविक व्यक्ति संस्था से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में ले और आनंद ले। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद।